नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंचऋषि क्लासेस में। मैं उत्कर्ष वाइश ने आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक बार फिर से शुरुआत करते हैं आज के तीसरे और आखिरी सेशन की, लेसन थर्ड और उसका थर्ड पार्ट। इसमें देखेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। वीडियो के एंड तक आते आते हमें ये पता चल जाएगा कि ऐसा क्या कारण था जो हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी विशेषताओं की। अब हम बात करेंगे जो हमने और टॉपिक्स पे बात करी थी, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, फूड, धोलावीरा, लोथल और हड़प्पा सभ्यता का अंत, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना लेते हुए, क्योंकि ये भी वीडियो बड़ी होने वाली है। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊँ, लेकिन लेसन इतना बड़ा है कि इसको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में ही समझा जा सकता है। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलें, चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी अगर आपने हमारे पंचऋषि क्लासेस के ऐप को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ऐप को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि निरंतर उसमें मॉड्यूलेशन हो रहे हैं। ऐप में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और मतलब निरंतर काम चल रहा है उस पर। ठीक है, आपको रेगुलर कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो थर्ड चैप्टर का। तो हम पहुंच गए थे फीचर्स तक, हमने बात कर ली थी अपने फीचर्स तक। अब बात करते हैं हम आगे। सेकंड हमारा ऑप्शन था रॉ मटेरियल, चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 का हमारा सेकंड पॉइंट था रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल। जल्दी जल्दी लिखते हुए चलें इसको, ताकि आपको भी पढ़ने में आनंद आए, मुझे भी पढ़ाने में आनंद आए। कच्चा माल, कच्चा माल को अगर हम बात करें तो कच्चा माल दो तरीके से हमें अवेलेबल हो सकता है, एक नेचुरली और एक अननेचुरली, यानी कि एक प्राकृतिक रूप से और एक दूसरा अप्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से हमें जैसे देखने को मिल सकता है कपास, जो नेचुरली हमें मिलता है। और अप्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें तो हमें मिल सकता है कपड़े, या और भी उदाहरण ले सकते हैं उस तरीके का माल। ठीक, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं हड़प्पन साइट्स में, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम चार चीज़ों को मुख्यतः देखते हैं। पहली चीज़ को हम देखते हैं कॉपर, दूसरी चीज़ हम देखते हैं टिन, तीसरी हम देखते हैं गोल्ड, और चौथा हम देखते हैं प्रीशियस स्टोन। प्रीशियस स्टोन यानी कि कीमती पत्थर। ठीक, अब अगर हम बात करें कि साहब ये हमें मिलते कहाँ से थे, ये कच्चा माल हमें मिलता कहाँ से था, कहाँ से हम इसको कलेक्ट कर सकते थे, कहाँ से हम इसको इकट्ठा कर सकते थे, कि कहाँ से हम इसको लें। तो ये जो हमें मिलने का जो स्थान था, अगर हम कॉपर की बात करें तो प्रेजेंट में, वर्तमान समय में राजस्थान से हमें कॉपर मिल सकता है, तथा पश्चिमी एशिया में ओमान से हमें कॉपर मिल सकता है। ठीक, टिन की अगर हम बात करें तो टिन हमें जो मिल सकती है वो अफ़गानिस्तान और ईरान से मिल सकती है। यानी कि उस टाइम जो हमें मिलती थी तो अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलती थी। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमें मिलता था कर्नाटक से, और जो हमें बेशकीमती जो पत्थर मिलते थे वो हमें अफ़गानिस्तान। इसमें हमें केवल पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है, हमको इसमें कोई रॉकेट साइंस हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसमें केवल हमें याद ही करना है। अफ़गानिस्तान हो गया आपका, ईरान हो गया और गुजरात हो गया। ठीक है, तो ये हमारे रॉ मटेरियल्स थे जो हमें लोकली भी मिलते हैं और दूर जाके डिस्टेंस प्लेसेस भी मिलते हैं। दूर जाकर हमें जो कच्चा माल जो हमें मिलता है वो दूर जाने वाले हमारे ये हैं, जिसको हम दूर से जाकर इकट्ठा करते थे। ठीक है जी, रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया यहाँ। तीसरा हमारा पॉइंट था फूड, खाना, कि हम खाना कहाँ से कलेक्ट करते थे, क्या खाते थे,
कैसे कैसे क्या उस टाइम पे होता था। तो चूँकि उस टाइम के जो लोग थे कुछ ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते थे और कुछ शहरी क्षेत्र में भी रहते थे। शहरी क्षेत्र की हमें बात नहीं करनी है, क्योंकि हमें बात करनी है ग्रामीण क्षेत्र की, क्योंकि उस टाइम पे जितना भी पशुपालन या शिकारी या जो भी क्रियाएँ हुई हैं, क्रियाकलाप हुए हैं, वो सब ग्रामीण क्षेत्र में हुए हैं, क्योंकि इतना टफ डेवलप नहीं था जो हमें सिटी के बारे में बात करें। ठीक है, तो हमें बात जो करनी है वो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करनी है, तो मैंने इसलिए ग्रामीण क्षेत्र पे टिक किया है। ठीक है, अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में हमें, जैसे कि हम चैप्टर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि हमें 2 चीज़ें देखने को मिली। पहला देखने को मिला हमें किसान, दूसरा हमें देखने को मिला पशुपालन करने वाला, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं हर्डर। ठीक है, अब किसान जो अपनी जो किसान मतलब जो खेती कर रहा था, वो किस किस की खेती कर रहा था, तो उसमें हम, जैसे कि आपको पता ही है, गेहूँ है, जौ है, ठीक है, और आपका चावल हो गया, इन सब की खेती किसान कर रहा था। ठीक है, दूसरा हमें ये पॉइंट देखने को मिलता है कि खेती करने के लिए जो हमें पॉइंट इसमें हड़प्पन साइट्स पे जो मिलता है, नया पॉइंट ये देखने को मिलता है कि मान लीजिए हम खेती कर रहे हैं, तो हम किसी उपकरण का यूज़ तो करेंगे खेती करने का, तो जो फावड़ा टाइप का जो एक होता है ना उपकरण, उस टाइम पे हमें एक्चुअली में असली फावड़ा तो मिला नहीं था, हमें असली फावड़ा वहाँ पे नहीं मिला था, हमें मिला था उसका एक प्रारूप। फावड़े का प्रारूप देखने को जो सबसे पहले मिलता है वो हड़प्पन साइट्स में देखने को मिलता है। फावड़े का प्रारूप देखने को मिला, जिससे हमें ये साक्ष्य मिलता है कि साहब यहाँ पे खेती होती थी इस फावड़े के थ्रू। ठीक, लेकिन इसमें हम ये चीज़ नहीं डिसाइड कर पाए कि इस फावड़े का जो उपयोग था, क्या वो मतलब आदमी करता था या औरत करती थी या दोनों करते थे। इस चीज़ का हमें अभी कोई एश्योरेंस नहीं मिला है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला है, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी ये निश्चित नहीं है कि इसे दोनों या कोई एक उपयोग करता था। ठीक है, ये एक मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं सोचता हूँ इसको अपने हिसाब से आप टिक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम बात यहाँ पे खेती की कर रहे हैं, अगर हम खेती कर रहे हैं तो खेती में हमें पानी की ज़रूर पड़ेगी, तो उस पानी के लिए हम जो भरपाई करेंगे वो कैसे कर सकते हैं, बारिश के थ्रू। अगर सॉरी खेती मैंने गलत बोल दिया, हमें सिंचाई करनी है, जब हम खेती कर रहे हैं तो हमें उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि पानी के जरिए हम सिंचाई करेंगे। और सिंचाई जो हो सकती थी उस टाइम पे इतना अच्छा साधन हमारे पास नहीं था कि जो हम कुएँ से, या फिर आजकल तो समर से उस टाइप से क्या कहते हैं उसको, ट्यूबवेल टाइप के होते हैं, तो कई सारी तकनीकी आ गई हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसी कोई तकनीकी नहीं थी। उस टाइम जो किसान होता था, जो आदमी होता था, वो बारिश के भरोसे बैठता था। और इस टाइम पे जहाँ पे ये लोग रह रहे थे, वहाँ पे बारिश बहुत कम देखने को मिलती थी, बहुत कम बारिश होती थी, लेकिन सिंचाई तब भी होती थी, क्योंकि इनका एकमात्र साधन ही बारिश था, तो सिंचाई भी ज़रूरी थी। ठीक, ये बात हो गई किसान के बारे में। अब बात करेंगे पशुपालन करने वाले में। जैसे कि हमने चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं कि जो किसान था या उस टाइम का जो पशुपालन करने वाला जो था व्यक्ति, इंसान, वो पशुपालन किसका करता था। जैसे कि हम देखते हैं कि भेड़िया का, बकरिया का, भेड़ का, बकरी का, ठीक है, इसका उसने पशुपालन शुरू किया। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ऐसा क्या हुआ कि इन भेड़ बकरी जो इसने जो पशुपालन जो कर रहा था, जो जानवर ये पाल रहा था, उन्होंने
अपना जगह छोड़ना शुरू कर दिया। अब वो कारण क्या था? वो कारण ये था कि यहाँ पे बारिश कम होती गई, जिससे क्या हुआ, गर्मी पड़ी। ठीक है, गर्मी के कारण पानी का जो लेवल था, वाटर कम होने लगा। उस वाटर कम होने के चक्कर में उनकी जो ज़रूरत की जो मतलब आंतरिक मंशाएं होंगी वो कम होने लगी। ठीक, उसी के कारण उन्हें जहाँ पानी ज़्यादा मिला, यानी कि उनकी जो प्यास थी, अगर हम कह दें कि वो प्यास वो नहीं बुझ पाए, लेकिन पानी इतना कम हो गया था उस टाइम पे इस जगह पर कि एक जानवर अपनी प्यास तक नहीं बुझा पा रहा था। ठीक है, तो इनका जो मूवमेंट था, यानी कि इनके यात्रा इनकी शुरू हो गई, जानवरों की यात्रा शुरू हुई, जानवरों की। इसमें आप इंग्लिश में लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। क्यों करी? क्योंकि गर्मी की वजह से पानी का लेवल कम हो गया, पानी का लेवल कम होता गया और किधर की तरफ गए? जहाँ पे वाटर अवेलेबल था, तथा जहाँ पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध था वहाँ की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, ये वाली बात कंप्लीट होती है और वहीं पर ही इन जानवरों का चारा भी रखा जाता था। जो हर्डर होता था वो इन जानवरों का चारा भी वहीं रखता था, पानी के आसपास ही। इन जानवरों का चारा भी वहीं रखा जाता था। ये सब बातें आपके एनसीईआरटी में मेंशन हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने फूड पढ़ लिया यहाँ पर हमने फूड पढ़ लिया। अब ये बात खत्म होती है। अब हम बात करते हैं हमारा चौथा पॉइंट, जो कि हमारा चौथा पॉइंट था धोलावीरा और लोथल। ठीक, ये हमारा पॉइंट खत्म होता है। अब धोलावीरा और लोथल को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हेडिंग डालिए धोलावीरा तथा लोथल। ठीक है, ये हो गया। तो एक सर्कल के अंतर्गत एक डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि नोट्स तो मैं अलग ही बताऊंगा, अभी आपको लिखवाऊंगा। ये आ गया आपका धोलावीरा। ठीक है, इसकी सबसे पहले हमें देखनी पड़ेगी कि ये कहाँ पर था। ये एक साइट है, एक जगह है हड़प्पन साइट्स में ही। ठीक है, उसी की एक साइट है धोलावीरा। इसमें पहले हम इसकी बात करेंगे इसकी लोकेशन की। जो वर्तमान में कच्छ का रण जो जगह है, उसमें एक जगह है खादिर घाट, खादिर बेट, खादिर बेट में इसकी लोकेशन है, खादिर बेट। और ये किस में आता है? कच्छ के रण में। ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ये जो एक सिटी ही कह सकते हैं हम इसको, एक साइड, एक सिटी। जो इसकी सिटीज़ जो थी उसमें बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी। जो इसकी जो विशेषताएं थी इस धोलावीरा में बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसमें इसकी जो दीवारें थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी और उसमें उसका जो दरवाज़ा था वो भी बहुत बड़ा होता था, जो एंट्री करने का जो गेट था। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो एक ये है, इसकी दीवारें बहुत बड़ी थी तथा सेकंड, इसका जो दरवाज़ा था, इसका जो दरवाज़ा था, जो एंट्री करने का जो गेट था वो भी बहुत बड़ा होता था।
और ये यहाँ का क्षेत्रफल जो था वो अत्यधिक था। इसका जो धौलावीरा के साइड का जो क्षेत्रफल आप देखेंगे अगर इसका, तो इसका जो क्षेत्रफल था वो अत्यधिक था। यहाँ का क्षेत्रफल अत्यधिक था, ज़्यादा था। तथा यहाँ पर जो अभिलेख मिलते हैं, जो यहाँ पर स्क्रिप्ट मिलती हैं, जो इंग्लिश में हम बोलें तो स्क्रिप्ट, यहाँ के जो अभिलेख हैं वो हमें श्वेत पत्थर पर देखने को मिलते हैं। श्वेत पत्थर पर। ठीक, एक बात, तथा इसके जो अभिलेख होते थे वो बहुत बड़े होते थे। जो इनकी राइटिंग होती थी वो बहुत बड़ी राइटिंग होती थी, बहुत बड़ी राइटिंग होती थी। तो उसमें वो उसकी जो राइटिंग होती थी, ये सब इसके जो अभिलेखों की जो राइटिंग थी वो बहुत बड़ी थी। एक ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, इसका जो राइटिंग था अभिलेख की बहुत बड़ी थी, मतलब बड़ी राइटिंग में लिखते थे। ठीक, ये हो गया धोलावीरा के बारे में बात, जो कि मैं आपको अभी एक पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा लोथल की। अब बात करते हैं लोथल की। लोथल, इसको डायग्राम के माध्यम से समझिए। इसमें लिखिए लोथल। इसकी जो लोकेशन है, पहले पॉइंट हम लोकेशन देखते हैं, वो गुजरात में जो साबरमती की सहायक नदियां हैं उसके पास एक जगह है खंबात की खाड़ी, वहाँ पे इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। खंबात की खाड़ी साबरमती की सहायक नदियों के पास। वहाँ पे इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता था, इसकी जो अगर बात की जाए कुछ इसके मुख्य पॉइंट्स की, मुख्य बिंदु की, तो यहाँ पे जो कच्चा माल होता था वो बहुत इजीली मिल जाता था। कच्चा माल बहुत ही आसानी से मिल जाता था। ठीक, दूसरा पॉइंट, जो यहाँ के पत्थर होते थे, जैसे कि जो जो बेशकीमती पत्थर जो होते थे वो बहुत आसानी से मिल जाते थे। जो कीमती पत्थर होते थे वो भी बहुत आसानी से मिल जाते थे। कीमती पत्थर भी बहुत ही आसानी से मिल जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, और जो यहाँ के व्यापारी होते थे वो व्यापार भी करते थे यहाँ से। किसके द्वारा करते थे? वो जहाज के द्वारा करते थे। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था पिक्चर के माध्यम से, ये पिक्चर के माध्यम से आप देखिए, यहाँ पे जो है ये एक टैंक है। इस टैंक में समुद्र के जरिए, जहाज़ों के जरिए व्यापार चलता था, यानी कि व्यापारी अपना व्यापार भी करते थे जहाज़ों के द्वारा। और क्या देखने को मिलता था यहाँ पे? स्टोर हाउस देखने को मिलते थे। स्टोर हाउस जैसे कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्या रखने के लिए यहाँ पे, वो भी यहाँ पे देखने को मिलते थे। और लास्ट पॉइंट, जो
ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो लोथल जो था ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, एक महत्वपूर्ण जगह थी। किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण जगह थी? जैसे कि धातु, पत्थर और खनिज पदार्थों के जैसे, मतलब ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे धातु, पत्थर, खनिज पदार्थ हमको आसानी से वहाँ पे मिल सकते थे, मिल ही जाएंगे बनाने के लिए तथा मिलने के लिए। बनाएंगे तो मिल भी जाएंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट खत्म, एक धोलावीरा और लोथल। अब बात करते हैं इसका अंत कैसे हुआ। क्या ऐसा हुआ कि जो हड़प्पा सभ्यता का अंत हमें देखने को मिलता है। लगभग 3900 साल पहले यानी कि 3900 साल पहले ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, क्या परिवर्तन हुए। छोटे छोटे पॉइंट हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं, निपटा देते हैं इसको, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत से लोगों ने यहाँ से पलायन शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। जो लोग थे वो जगह छोड़ के जा रहे थे अपनी। लोगों ने रहना बंद कर दिया। पलायन, पलायन करना। जो यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने अपना रहना बंद कर दिया और एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरा जो मैंने आपको बताया था, सील्स जो बना रहे थे, सील्स जो लगा रहे थे, जिस व्यापारी अपने व्यापार के माध्यम से, जो पत्थर थे, यानी कि जो बाहर से जो चीज़ें लेके आ रहे थे वो आना बंद कर दिया। पत्थर या सील्स तथा कच्चा माल आना बंद हो गया। ठीक है, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ख़राब हो चुका था, यानी कि कूड़ा करकट, नाली नाले सब बिल्कुल बर्बाद हो गए थे एकदम। सड़कों पर कूड़ा करकट होने लगा। कूड़ा करकट तथा नालियों की स्थिति खराब हो गई। नालियों तथा नालों की स्थिति खराब हो गई और इमारतें गिरती जा रही थी और नई इमारतों का निर्माण कार्य बंद हो गया। नई इमारतों का निर्माण कार्य बंद हो गया। तो ये सब चीज़ों का प्रभाव हमें देखने को मिला। और लेकिन अब बात आती है कि ऐसा हुआ क्यों। इन कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, ऐसा क्यों। पहला, नदियों का सूखना। नदियों का सूखना इसका पहला कारण था। अगर नदी में पानी ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो वो सब चीज़। दूसरा, पेड़ों की कटाई। ये इतना ही है इसमें, आपके उसमें एनसीईआरटी में ज़्यादा से डिटेल से नहीं है। इसको हम ज़्यादा डिटेल से चैप्टर 9 और चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। अभी बताएंगे। थोड़ा सा भी एक और पॉइंट है, यहाँ के जो जानवर थे उन्होंने पेड़ पौधे बिल्कुल नष्ट कर दिए थे। ठीक,
जिससे कि जो ग्रीनिंग सिस्टम जो था वो भी बिल्कुल एकदम ख़राब हो चुका था। तो जानवरों द्वारा पेड़ों की कटाई और बाढ़ का आना तथा कुछ शासक ऐसे भी थे जो शासन नहीं कर पाए थे। सबसे बड़ी बात, शासक जो शासन नहीं कर पाए। ठीक, अब ऐसा जो हुआ है उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। पहला प्रभाव तो हमें ये देखने को मिलता है कि लोग नए नए शहरों को छोड़कर छोटे छोटे शहरों में बसने लगे। लोग नए नए शहरों में भी रहने लगे थे, मतलब कि जो पुराना शहर था, सॉरी, अपने शहर को छोड़कर वो नए शहर में रहने लगे। जो नए शहर जो थे वो छोटे छोटे शहर थे। लोग नए शहर में बसने लगे तथा वो जो शहर थे तथा शहर छोटे छोटे थे जहाँ वो बस रहे थे। इसका ये प्रभाव पड़ा। और दूसरी बात, ये जो इनकी जो बसने की जो प्रक्रिया चल रही थी, ये पूरब से दक्षिण की ओर चल रही थी। पूरब से दक्षिण की ओर चल रहे थे, यानी कि ये अब गंगा की साइड पे रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, पूरब से दक्षिण की ओर। और ये लगभग जो बात चल रही है, ये लगभग 14,000 साल पहले की चल रही है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर 9 और 6 में, जो वाले पॉइंट को, जो कि इस पूरा ये ही रिलेटेड है। अब यानी कि वो गंगा की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि इसका पॉइंट का मतलब क्या है, इस वाले पॉइंट का है, यानी कि वो अब गंगा की तरफ बढ़ रहे थे। जो कि मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था ये चीज़, कि गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे जो लोग शहर में बस रहे थे वो इस तरीके से आकर बसे थे। जो आप चीज़ों को करेक्ट करिए एक दूसरे से। अब एक लास्ट चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है चैप्टर 3 में ही, मिस्र के बारे में हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है चैप्टर 3 में, मिस्र के बारे में। क्योंकि पहला पॉइंट है, जो मिस्र जो था ये नील नदी के किनारे बसा हुआ था, नील नदी के चारों तरफ बसा हुआ था। जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको फटाफट से पॉइंट। और जो कि ये देखा गया है इसमें कि लगभग 5,000 साल पहले, 5,000 साल पहले मिस्र पर जो शासक था वो शासन करता था। मिस्र पर शासक शासन करता था लगभग 5,000 साल पहले। अगला पॉइंट, यहाँ पर जो राजा होता था वो लोगों को, क्योंकि राजा है तो राजा का काम आदेश देने का होता है, यहाँ पर जो राजा होता था वो राजा लोगों को दूर दराज से, दूर से चीज़ों को लाने के लिए कहता था। बहुमूल्य चीज़ें जो होती थी, जैसे कि सोना है, चांदी है, ये सब चीज़ों को लाने के लिए वो कहता था। यहाँ पे पिरामिड्स बनते थे। मिस्र के पास जो होता था उसको पिरामिड्स भी बनवाना होता था, यानी कि यहाँ पे पिरामिड बनते थे। पिरामिड
भी बनते थे। अगला, यहाँ पर क्या होता था, जो कि लास्ट पॉइंट है अभी ये, यहाँ पर जब राजा की मृत्यु हो जाती थी, यहाँ पर जब राजा की मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु के बाद उसके साथ खाना पीना, कपड़े और सर्वेंट और सैनिक, उसके जो सैनिक हो गए, और ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें जो वो दैनिक क्रियाओं में अपने यूज़ जो करता था, इस्तेमाल करता था, वो सब चीज़ें रखी जाती थी। वो ये सोच के रखी जाती थी कि उस टाइम पे जो अगला जन्म जब वो लेगा, अगले जन्म लेने तक वो सब चीज़ें उसके साथ रहें और वो उस चीज़ का उपयोग अच्छे तरीके से कर सके, और बाद में फिर उसको दफना दिया जाता था। और इसी को ही आगे चल के जो हम बहुत ही जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको कहते थे मम्मी, जिसको कहा जाता था मम्मी। तो मम्मी जो कहते थे वो किसको कहते थे, यहाँ पर मृत्यु के बाद राजा के साथ खाना पीना, सैनिक, कपड़े, शस्त्र, आभूषण और इत्यादि जो वो दैनिक रूप से इस्तेमाल करता था, रख कर दफना दिया जाता था, जिसे हम मम्मी भी कहते हैं। मम्मी भी कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा लेसन 3 कंप्लीट होता है आज, जिसी को हमने देखा बहुत 3 हिस्सों में हमने उसको बांटा था। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा, आप हाथ के नोट मारते चले होंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेसन 4 के साथ, जिसको हम उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।